सो क्लास 10th, चलो हम लोग शुरू करते हैं फोर्स का अगला टॉपिक, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कर लिया, चलो याद करो। हम लोगों ने कांटेक्ट फोर्सेस में करा है फ्रिक्शनल फोर्स और यस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, देन we have done resolving a force vector, we have done force when two objects collide with each other, then we have done force when a spring is stretched or compressed. तो spring force, normal reaction force। आज मैं तुम लोगों को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके बारे में तुम लोग 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो हम लोग बहुत तेज़ी से उसको रिवाइज करेंगे और जो खास बातें जो शायद तुमने 9th में नहीं पढ़ी हो, उन एक्स्ट्रा बातों को मैंने पूरा नोट करा हुआ है, आप नोट करेंगे वीडियो पॉज करके, और उसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इन द टॉपिक फोर्स। फर्स्ट थिंग, in our syllabus there are 3 non-contact forces, right? Gravitational force, electric force and magnetic force. Let me start with the gravitational force. Gravitational force is force between two masses. Now let me start it like this. Space around any mass becomes टेरिटरी ऑफ दिस मास, इलाका इस मास का हो जाता है। एंड इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स वी से स्पेस अराउंड अ मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द मास। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? स्पेस अराउंड अ मास इज कॉल्ड फील्ड ऑफ दिस मास, and if any other mass comes in the field of this mass capital M, it will experience a force. तो इसके चारों ओर का जो इलाका है वो इस वाले मास की समझ लो कि ये इसकी जागीर हो गई एक तरीके से कहो। और अब जो दूसरा मास इस इलाके में आएगा वो इसका फोर्स यानी प्रेजेंस ऑफ दिस मास, दैट दिस मास विल एक्सपीरियंस प्रेजेंस ऑफ दिस मास। गेटिंग द पॉइंट? एंड टेक्निकली वी से दैट दिस इज स्पेस अराउंड दिस मास इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। 12th को पढ़ाते पढ़ाते मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ही बार बार निकलता है। Gravitational field of this mass and any other mass which is coming in the space is experiencing a force, but interesting thing is that this force is always attractive force. The bigger mass or this mass whose field is this will always attract the other mass which is coming in its field. It is different in case of electric and magnetic field. वो लोग थोड़ा सा पार्शियलिटी करते हैं, लेकिन मास कोई पार्शियलिटी नहीं करता। वो सारे मासेस को सिर्फ अट्रैक्ट करता है, अपना बनाना चाहता है, राइट? सो अब सवाल हुआ कि भाई ये मास कितने फोर्स से इस दूसरे मास को अट्रैक्ट करेगा। और न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि इफ कैपिटल M अट्रैक्ट्स द स्मॉल m, देन स्मॉल m इन रिएक्शन विल अट्रैक्ट द कैपिटल M। कैपिटल M को असल में तुम इमेजिन कर सकते हो जैसे कि अर्थ, जैसे कि सन। और स्मॉल m को तुम इमेजिन कर सकते हो कोई भी ऑब्जेक्ट। मैंने इससे पहले भी बात की थी कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है और आप इसे यहाँ छोड़ें तो अर्थ अट्रैक्ट्स इट टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड इट फॉल्स डाउन। तो आप स्मॉल m कोई भी ऑब्जेक्ट इमेजिन कर सकते हो, और आपका मन करे तो आप मून को एक स्मॉल m ऑब्जेक्ट इमेजिन कर सकते हो।
ये दोनों मासेस एक दूसरे को इक्वल फोर्सेस से अट्रैक्ट करेंगे। इसका फोर्स मैंने देखो इस पर लगाया है। दिस इज, आप इसको देखो कैसे लिखोगे, जो स्मॉल एम एक्सपीरियंस कर रहा है दैट इज मास ऑफ कैपिटल एम। गेटिंग द पॉइंट? एंड द कैपिटल एम इज एक्सपीरियंसिंग मास ऑफ स्मॉल एम. Let me write it here. This is force of capital M, while this is force of small m, right? Now what happens? This force increases if this mass becomes heavier and heavier. More are the masses, stronger will be this attraction force. Listen to the factors carefully and feel it also. Physics is a kind of subject which makes you to feel the nature. The more are the masses and more will be the force between them, and more is the distance between them, lesser will be the force between them. और कम ही नहीं होगा फोर्स, अगर R डबल होगा तो फोर्स 1/4 हो जाएगा। मतलब जितनी रफ्तार से दो मासेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा उससे कहीं ज़्यादा रफ्तार से दोनों मासेस के बीच का फोर्स बढ़ेगा। तो we concluded that force between the two masses is directly proportional to the two masses. ठीक है ना, देखो, and force between the two masses is inversely proportional to r square, distance square. और अगर आप proportionality sign हटाएं, if I write it here, then I can write force is directly proportional to the two masses and inversely proportional to r square. And now when I will remove this proportionality constant, proportionality sign, I'll put a constant here to balance the two sides. राइट, इक्वल होने का मतलब है कि लेफ्ट साइड शुड बी इक्वल टू राइट साइड। जब तक प्रोपोर्शनैलिटी है तब तक ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है। इट्स लाइक बीम बैलेंस, एक साइड में वेजिटेबल सेलर वेजिटेबल रखता है और दूसरे साइड में वेट्स रखता है, और अगर दोनों पैन्स इक्वल नहीं होते हैं तो वो एक साइड में वेजिटेबल्स या एक साइड में वेट्स को कम करके या ज़्यादा करके दोनों पैन्स को इक्वल करता है, सो दैट बीम बिकम्स हॉरिजॉन्टल। हम यहाँ पर असल में वही कर रहे हैं, हम इधर और इधर के दो पैन्स पर सामान रखे हैं, ये इक्वालिटी का साइन नहीं है, मतलब दोनों पैन्स इक्वल नहीं है। और हम इस साइड पर, इस वाले पैन पर एक वेट रख के दोनों पैन्स को इक्वल करते हैं जिससे बीम हॉरिजॉन्टल हो जाए, राइट। दिस capital G is called universal gravitation constant. क्या कहलाता है? Universal gravitation constant. Why this constant is known as universal? Because whether it is earth and a matchbox, or it is earth and a moon, or it is case of sun and the earth, no matter where we take the case on Jupiter, we take the case on sun, no matter where we take the case of the two masses, this constant in this formula will remain the same everywhere.
So it is called universal gravitational constant, and its value is 6.67 into 10 to the power minus 11. And see the unit. अगर कैपिटल जी की यूनिट तुम लोग समझना चाहो तो कैसे होगा, ये आर स्क्वायर एफ और एम ये सब इक्वल के एक साइड में लाने पड़ेंगे और एक साइड में कैपिटल जी को छोड़ना पड़ेगा। तो अगर कैपिटल जी को आप एक साइड में छोड़ दो और बाकी सब दूसरे साइड में ले आओ तो क्या देखो ऐसे ही तो होगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम। अब फटाफट देखो यूनिट क्या हुई, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। वाह, वेल डन, फटाफट आ गया। तो ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हमने इसकी पूरी कहानी समझ ली। अब इसके वैल्यू को देखेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ छिपे राज को समझेंगे। देखो कैसे, इसकी वैल्यू में जरा तुम इस नंबर को ध्यान से देखो, दिस इज 10 टू द पावर माइनस 11। 10 टू द पावर माइनस 11 का मतलब समझे तुम, 0.000000000 मतलब 11 टाइम्स 0 देन 1। तो 6.67 को जब तुम इतने छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो कैपिटल जी की वैल्यू बहुत छोटी है बेटा। सो व्हाट कंक्लूजन वी आर मेकिंग फ्रॉम दिस वैल्यू ऑफ कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इट्स अ वीक फोर्स। ये फोर्स बहुत वीक फोर्स है, इसको एक्सपीरियंस आसानी से नहीं करते। ये कब एक्सपीरियंस होता है, ये तब ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है जब कोई मास बहुत बड़ा हो जाए, जैसे अर्थ का मास, ह्यूज मास, तब हम अर्थ के ग्रेविटेशन को एक्सपीरियंस करते हैं। प्लैनेट्स का मास इतना बड़ा है, देखो अगर मून छोटा है तो मून के इतना छोटा तो नहीं है लेकिन अर्थ के कंपैरिजन में छोटा है, तो मून पर चलने के लिए आदमी को उछलना पड़ता है क्योंकि मून पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है। आप उतनी आराम से मून पे नहीं चल सकते जितनी आराम से आप अर्थ पे चलते हो, क्योंकि मून का मास अर्थ के कंपैरिजन में छोटा हो गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी छोटा हो गया। तो अच्छा, सन का मास बहुत ज़्यादा है तो फिर सन कितने सारे प्लैनेट्स को होल्ड करके रखे हुए है। अर्थ उसके चारों ओर इसी वजह से रिवॉल्व कर रही है क्योंकि उसके ग्रेविटेशनल फोर्स में बंधी हुई है, जैसे मून अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में बंधा हुआ है। और कितने सारे प्लैनेट्स हैं, वीनस है, जुपिटर है, सैटर्न है, सब सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सन के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। तो जब मास इतना ह्यूज हो जाता है तब हम उस ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। नहीं तो देखो हमारे और इस पेपर के बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये मास है और हम भी मास हैं, लेकिन हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स की ओर नहीं खींचते पेपर की ओर, और ये पेपर हमारी ओर नहीं खींचता क्योंकि फोर्स तो है पर बहुत वीक है, हम उसे एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। सेकेंड पॉइंट, सी दिस फोर्स इज फोर्स ऑफ लव, इट ओनली अट्रैक्ट्स, it does not repel anything. तो gravitational force is only attractive force. Then it depends upon two factors. First, the mass of the two bodies, and second, the distance between the two masses. Then gravitational force, for example, you take the force of earth. Gravitational force always is directed towards the center of the earth. Getting the point? Vertically downward. If a man is standing here, then gravity will pull this man towards its center. सीधी लाइन है ये बेटा, towards its center. So this force is always
डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स सेंटर। यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, उसको अर्थ गिरने नहीं देगी, इट इज पुलिंग द मैन टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो व्हाट इज फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। So let me see some magical effects of gravitational force. Take a ball. सब खेलते हैं, मज़ा आता है। आजकल तो नहीं खेल पा रहे होगे, लेकिन एक बॉल को तुम हॉरिजॉन्टली यू थ्रो करो, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया। ये यू है वो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हमने बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया। अब ये बॉल चाहती है कि वो आगे जाए, जिस डायरेक्शन में हमने इसको स्पीड दी है, लेकिन ग्रेविटी चाहती है कि ये नीचे आए। तो बॉल कहती है लड़ो मत, मैं दोनों की बात मान रही हूँ। तो ये आगे भी जाती है और नीचे भी गिरती है। तो इसका फोर्स ना तो वर्टिकली डाउनवर्ड है ना हॉरिजॉन्टल है, इसका पाथ देखो कैसा है, it is moving ahead and it is moving down. So this path is called parabolic path. कैसा पाथ कहलाता है ये? Parabolic path. So ball under the influence of gravitational force acquires parabolic path, right? Then come to next example. अगर आप इस बॉल को ऊपर की ओर फेंको तो ग्रेविटी चाहती है कि ये बॉल नीचे आए, ग्रेविटी चाहती है कि ये बॉल नीचे आए, लेकिन तुमने जो स्पीड दी है वो चाहती है कि बॉल ऊपर जाए। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस वेलोसिटी को पीछे खींच कर डी एक्सिलरेट करता है, और डी एक्सिलरेट करता है तो बॉल ऊपर जाकर एक पॉइंट पर इसकी स्पीड 0 हो जाती है, और फिर ये जिस रफ्तार से ऊपर जा रही थी उस रफ्तार से ऊपर जाना बंद कर देती है। तो ग्रेविटी इसको पटाक से नीचे खींच लेती है। देखो, गेटिंग द पॉइंट? ये सारे पॉइंट्स तो इससे पहले भी तुमने, ये वाला केस तो तुमने काफ़ी बार पढ़ा होगा, 9th में इस पर न्यूमेरिकल्स किए होंगे। तो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स के असर को देखो। अगर आप इस बॉल को जैसे आपने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था तो इसको दो तरफ की बातें माननी पड़ रही थी, तो इसने पैराबोलिक पाथ लिया था। लेकिन अगर उसी बॉल को आप किसी हाइट पर ले गए, ऐसे ले गए और छोड़ दिया, अगर छोड़ दिया आपने, इफ़ यू रिलीज द बॉल इट विल फॉल डाउन वर्टिकली, सीधा रास्ता। तब ये पैराबोलिक पाथ नहीं लेगा, क्योंकि ये ओनली इट इज़ कमिंग डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स की कहानी में ही हमें 20 मिनट लग गए, पर इंटरेस्टिंग कहानी है ग्रेविटी की। जैसे जैसे आगे पढ़ोगे, 11th में आओगे, तो तुमको और मज़ेदार चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स पर। इलेक्ट्रिक फोर्स इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ये इसी के रिश्तेदार हैं, लेकिन थोड़े फ़र्क के साथ। ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ही इलेक्ट्रिक फोर्स के भी रूल्स हैं, लेकिन थोड़े डिफरेंस की तरह अगर दो चार्जेस को आर डिस्टेंस पे रखा जाए तो ये दो चार्जेस या तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन फील्ड का काम यहाँ भी है। क्या? Space around this charge is territory of this charge. If any other charge comes in this space, it will experience presence of this charge. और किस तरह से experience करेगा? Through the force exerted by this charge on it. अगर ये इसका दोस्त है, मतलब अगर ये निगेटिव चार्ज है तो ये उसे अट्रैक्ट करेगा, और अगर इसकी दुश्मनी है, अगर ये दूसरा चार्ज पॉजिटिव चार्ज, सेम चार्ज है,
तो ये रिपेल करेगा। अब ये वाला फैक्ट तो तुम लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा है कि सिमिलर चार्जेस रिपेल एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। बट क्वेश्चन इज सी, इसका फोर्स इस पे लग रहा है, तो आप जो पॉइंट आपको ध्यान से देखना है दैट इज कि दिस फोर्स इज फोर्स ऑफ Q1 and this force is force of Q2. मतलब Q1 is experienced force due to Q2 and it is repulsive force. Q2 is experiencing force Q1 due to Q1 and it is also repulsive force. और क्या खास बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जिसको आप अभी जानो तो ये बेहतर है। Either it is gravitational force और it is electrical force। देखो मैंने क्या किया कि मैंने इन दोनों को ज्वाइन करने वाली, दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली एक लाइन खींची। Now can you see that the two forces are along the line joining the two charges, two masses? Such type of forces which are along the line joining the two masses and which are inversely proportional to r square are called central forces। नई बात है, अलग बात है, लेकिन फिर भी अगर कान में चली जाए तो कोई बुराई नहीं है अगर आप जान जाओ कि अच्छा ऐसे फोर्सेस को सेंट्रल फोर्सेस कहते हैं। यहाँ पर भी वही करते हैं, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन खींच दी। अब इसी लाइन के अलोंग ये वाला फोर्स भी है और ये वाला फोर्स भी है। Q2 एक्सपीरियंस कर रहा है Q1 का फोर्स, क्योंकि देखो Q2 एक्सपीरियंस कर रहा है तो ये जो फोर्स वेक्टर मैंने बनाया इसकी टेल Q2 पर है और इसका हेड रिपल्सिव है, तो इट इज़ अवे फ्रॉम Q2 एज वेल एज Q1। इधर देखो Q1 पर Q2 का फोर्स, Q1 पर Q2 का फोर्स है, तो मैंने फोर्स वेक्टर क्योंकि Q1 एक्सपीरियंस कर रहा है तो इस फोर्स वेक्टर का जो टेल है वो मैंने Q1 पर बनाया है, लेकिन इसका जो हेड है इट इज़ मूविंग अवे, ये इसे दूर फेंक रहा है। तो Q1 पर जो फोर्स लगा वो Q1 से Q1 को दूर ले जाने वाला है और Q2 पे जो फोर्स लगा वो Q2 को दूर ले जाने वाला है, लेकिन along the line joining the two charges. This is something important, along the line joining the two charges और two masses। ग्रेविटेशनल फोर्स में भी यही रूल है। तो फोर्स इज along the line joining the two charges। अब ये रिपल्सिव था तो ऐसे बना, और ये देखो ये चार्ज निगेटिव चार्ज है, इसने अपने चारों ओर अपनी तरह की फील्ड लगा रखी है। अब ये सेम चार्ज जो इसकी पिंक फील्ड में आया था अब इसकी ब्लू फील्ड में आया। नाउ दिस चार्ज इज एक्सपीरियंसिंग अट्रैक्शन फोर्स। तो देखो इसका जो वेक्टर है वो Q2 से शुरू होकर टुवर्ड्स Q1। ये किसका फोर्स है? Q1 का। और ये किसका फोर्स है? Q2 का। और Q1 ने इसकी ओर अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस किया तो वेक्टर Q1 से शुरू होकर Q2 की ओर। बट अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन पर हम लोगों ने रिसर्च कर ली पूरी कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स का किधर होता है, कैसे बनाते हैं वेक्टर्स को, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड देखो बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द टू चार्जेस मैग्नीट्यूड। जितने स्ट्रॉन्ग चार्ज उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स, और ये फोर्स भी दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस फोर्स के लिए भी हम लोग जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे कि उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ बाप रे, ह्यूज अमाउंट। सी द डिफरेंस इन द टू वैल्यूज। ये ग्रेविटेशनल फोर्स को वीक फोर्स बनाता है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बनाता है।
इलेक्ट्रिक फोर्स वीक होता है जब आप दूर चले जाओ, यानी डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए। कुछ फील आ पा रही है? तो ये रहा फॉर्मूला। जो लोग एनटीएससी दे रहे हैं उनके लिए दोनों फॉर्मूले बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वेयर K इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और फोर्स का जो यूनिट है वो हमेशा क्या रहेगा? न्यूटन SI यूनिट सिस्टम में। इज इट क्लियर? नाउ आई एम शोइंग द नोट्स वंस अगेन। जितनी मेहनत से मैंने लिखा है बच्चा, उतनी मेहनत से आपको लिखना है, तभी ये सारा नॉलेज आपका होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो बात मैंने इससे पहले बोली थी उसी को मैंने यहाँ पे नोट्स में फिर से लिख दिया है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस एंड फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन द टू चार्जेस। अब एक एग्जाम्पल ले लिया हमने कि अगर दो ऑब्जेक्ट लिए ए और बी, कोई दो ऑब्जेक्ट लिए ए और बी, इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये 8th में तुम लोग पढ़ चुके हो, और इनको हमने एक दूसरे से रब किया, क्या होगा बेटा, याद है तुम्हें? ए से इलेक्ट्रॉन बी में या बी से इलेक्ट्रॉन ए में चले जाएंगे, तो जिससे इलेक्ट्रॉन चले गए वो कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन आ गए दैट बॉडी बिकम्स negatively charged. So if A is rubbed with B, the both will become oppositely charged. If now they are placed at some distance r, then they will attract each other with the force, कितना force? K Q1 Q2 upon R square, राइट? चलो अब राज की बातें इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। हालांकि ग्रेविटेशनल फोर्स के राज जानने के बाद इलेक्ट्रिक फोर्स के राज कुछ राज नहीं रह जाते, फिर भी हम उनको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। आई थिंक नाउ यू कैन फील इट। देन सिमिलर चार्जेस रिपल एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट. Then stronger are the charges, stronger will be the force, we know it. And the rate with which distance increases, the force decreases with a faster rate. अगर distance आधा हुआ तो force 1/4 हो जाएगा, right? So these are important characteristics of electric force. Then the third is magnetic force, right? Magnetic force class 8 में, जब मैं क्लास 8 लेती थी तो उस वक्त मैं लैब से मैग्नेट लाकर और कंपास नीडल लाकर बच्चों को दिखाया करती थी। कुछ समय पहले तक मैं क्लास 8 में भी पढ़ाती थी, तो मैं दिखाया करती थी कि कैसे कंपास नीडल जो है वो मैग्नेट के पास रखो तो एक खास डायरेक्शन में रुक जाती है। इवन अगर आप एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दो अर्थ के ऊपर, तो मैग्नेट भी एक खास डायरेक्शन में सेटल हो जाता है। मतलब हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। अर्थ के चारों ओर का स्पेस एक मैग्नेटिक फील्ड है, और हमारे शरीर में भी आयंस दौड़ रहे हैं। वो दौड़ते हुए आयंस हमारी बॉडी को भी एक मैग्नेट बनाते हैं, और हम अर्थ की फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। डिस्कवरी जो बच्चे देखते होंगे वो इस पे बहुत अच्छी अच्छी सीरीज़ देख पाएंगे। डिस्कवरी है, नेशनल जियोग्राफिक चैनल है, लेकिन हम इस पर अभी बात नहीं करेंगे। हम तो बात करेंगे इस पर जब हम क्लास 12th में पहुंचेंगे। अभी तो हम बात करेंगे छोटे से प्यारे से मैग्नेट की, कि अगर इस मैग्नेट के चारों ओर के स्पेस को
हम एक मैग्नेट होकर एक्सपीरियंस कर पाते तो हम जानते कि इस मैग्नेट के चारों ओर का स्पेस इस मैग्नेट का इलाका बन जाता है, और उस इलाके में जब कभी कोई दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस आता है, दैट मैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स. So space around a magnet is called magnetic field, and if any other magnetic material comes in this field, it experiences a magnetic force. क्लास 8 में ये वाला डायग्राम देखा होगा, याद है? ये जो मैग्नेटिक फील्ड थी इसी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इन लाइंस के थ्रू करते थे, और ये लाइंस और इनका एरो बताता था कि अगर कोई मैग्नेटिक निडल आप यहाँ रखो तो वो इसके पैरेलल सेट हो जाएगी, क्योंकि ये लाइन इसको किधर सेट होना है वो बताती है. ये मैग्नेटिक नीडल अगर यहाँ रखी जाए तो इसके पैरेलल सेट हो जाएगी. इसी तरह से इन जगहों पर, यानी मैग्नेटिक निडल अगर आप इस मैग्नेट के चारों ओर कहीं रखो तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग वो एक खास डायरेक्शन में सेट हो जाएगी. अब मैग्नेटिक फोर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स उस तरीके से नहीं लगता जैसे ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है ना, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, वैसे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता. तो इसको हम उतनी आसानी से सिंप्लीफाई करके नहीं देख सकते, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स भी इस रूल को फॉलो करता है जिसे इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं. कौन सा लॉ? इन्वर्स स्क्वायर लॉ, राइट? That means magnetic force between two magnetic substances also decreases as 1 upon r square. So, one common point between all the three types of non-contact forces क्या है बोलो? That all the three non-contact forces decrease as the 1 upon r square, where r is distance between two masses, two charges, two magnetic substances, right? So only property which is common to all these non-contact force is that all the three forces are following inverse square law. Now example of magnetic force you can see, magnet से तो बच्चे खेलते भी हैं कि magnet attracts iron filings. The North Pole repels North Pole and North Pole attracts South Pole, सबको पता होगा. तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आपको जो कुछ पूछा जा सकता है वो सब आई थिंक मैंने कवर कर लिया. बोर्ड में आपको सिंपल क्वेश्चन आएंगे और NTSC में आपको वो फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे जो उधर हमने सीखे. F is G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, F is K q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है ना? सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स ऐसा है जो उतना सिंपल नहीं है, वो आप लोग क्लास 12th में ही पढ़ोगे और उस पर आपको सवाल NTSC में उस तरीके से नहीं आ सकते. नाउ आई एम गिविंग यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस. आई एम गिविंग यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस. यू नोट डाउन all the questions and attempt it one by one. And if you are feeling any problem in any question, you can ask me with the number of mentioning the number of the question. So I will make the solution and I'll explain the solution in a whole video as a doubt session. Pause the video and note down all the questions. पर कोशिश ज़रूर करना, ये नहीं कि पहले ही पूछ लिया मैम नहीं आता. नोट कर लिया बेटा? डाउट्स अपने क्वेश्चन नंबर के साथ पूछना.
क्लास 10th को बेटा मैं अब नहीं पढ़ाती हूँ, मैं क्लास 10th के क्लासेस सिर्फ इसलिए ले रही हूँ, एक तो आई लव फिज़िक्स, सो आई जस्ट वॉन्ट टू बी विद फिज़िक्स। दूसरा कि अगर आपको फ़िज़िक्स में दिक्कत फ़ील हो रही है तो मैं चाहती हूँ कि जो भी मैंने इतने सालों के एक्सपीरियंस में सीखा जाना है, मे आई हेल्प यू। So now we will meet in the next class. Whenever I'll prepare the content for the next class, that will be in the next class we will be doing laws of motion, Newton's laws of motion and units of the force. Force को कुछ और अच्छी तरह से जानना पड़ेगा। फोर्स मैकेनिक्स की जान है बेटा, और मैकेनिक्स जितने भी फिज़िक्स के टॉपिक्स है उसमें सबसे ज़्यादा जलेबी की तरह सीधा है। तो फोर्स को जानने के लिए अच्छा खासा वक्त लगाना पड़ेगा हमको। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फोर्स के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है फोर्स, मैकेनिक्स मुझे बहुत पसंद है। और फिर हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन समझेंगे, वो भी बहुत मज़ेदार चीज़ है। ठीक है, तो वर्क हार्ड, फोकस ऑन योर ड्रीम एंड ड्रीम बिग। टिल देन बेटा, all the best.